स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2.82 बिलियन। दोस्तों, ये आबादी है दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन सेंटर की, जो दुनिया के लगभग 8.3% लैंडमास पे ही वर्ल्ड की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना की। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आज दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? शायद आपका जवाब होगा हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। लेकिन कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग अब चाइना नहीं बल्कि इंडिया ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हाल ही में बीजिंग की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि साल 2022 के अंत में चाइना की टोटल पॉपुलेशन रफली 1.412 बिलियन थी, जिसमें साल 2021 के मुकाबले लगभग 8.5 लाख की कमी देखी गई। इसका मतलब ईयर 1961 के बाद चाइना की पॉपुलेशन पहली बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ने के बजाय श्रिंक हुई है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के लेटेस्ट एस्टिमेट्स इंडिया की पॉपुलेशन को 1.417 बिलियन बताते हैं, यानी चाइना की पॉपुलेशन से लगभग 5 मिलियन ज्यादा। अब इन सब एस्टिमेट्स और प्रेडिक्शंस के बीच क्या वाकई भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है? इस बात की पुष्टि तो अपकमिंग नेशनल पॉपुलेशन सेंसस के बाद ही हो पाएगी। लेकिन फिर भी जो बात दावे के साथ कही जा सकती है वो ये कि अगर भारत जनसंख्या के मामले में आज वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है, तो भी वो दिन अब दूर नहीं जब भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये भारत के लिए एक उपलब्धि है या फिर अभिशाप? क्योंकि जिस गति से भारत की जनसंख्या आगे बढ़ रही है, उस गति से लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है। क्या भारत अपने इस न्यू डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएगा, या फिर बढ़ती जनसंख्या भारत को किसी डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर ले जा रही है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी प्रश्नों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 2021 OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से मिले डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 900 मिलियन की वर्किंग एज पॉपुलेशन है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 से 64 ईयर्स के बीच हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एस्टिमेट के अनुसार इस डिकेड के एंड तक इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन का मार्क पर पहुंच चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले 3 दशक में इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स में इंडिया का शेयर 22% होगा। दोस्तों, वर्कफोर्स यानी देश में रहने वाले वो लोग जो किसी न किसी इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए कोई ना कोई काम कर रहे हों। वर्किंग एज पॉपुलेशन और वर्कफोर्स का ये हाई ग्राफ देखकर इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसा देश जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म होने का सपना देख रहा हो, उसके सपनों को साकार करने में यही वर्किंग एज पॉपुलेशन और हाई वर्कफोर्स संजीवनी बूटी का काम कर सकती है, जिन्हें अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी देश तेजी से अपने देश की ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ लंबे समय तक सेल्फ सस्टेनेबल भी बनाए रख सकता है। यही नहीं, जिस गति से भारत वर्ल्ड स्टेज का एक की प्लेयर बनता जा रहा है, उसमें भारत की यही यूथफुल पॉपुलेशन और इसका फ्यूचर पोटेंशियल एक अमूल्य योगदान दे सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर भारत के इस यंग पॉपुलेशन के लिए प्रपोर्शनेट गेनफुल जॉब्स क्रिएट ना की गई
तो इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर बनने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम इसी सिक्के के दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के 2006 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि कोविड के दौरान मेजर सेटबैक झेलने के बाद भी इंडियन जीडीपी ने लगभग 6.12% की एवरेज ग्रोथ रजिस्टर की। यही कारण है कि बीते एक दशक से लगातार भारत को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी और हमारे पॉलिसी मेकर इंडियन यूथ के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करने में नाकाम साबित हुए हैं। सरकारें आई और सरकारें गईं, लेकिन कोई भी सरकार पॉपुलेशन और जॉब्स के इस पोल को बैलेंस नहीं कर पाया। यही कारण है कि इंडियन इकोनॉमी की इस एग्जेम्पलरी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। अगर हम इंडिपेंडेंट थिंक टैंक CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि दिसंबर 2022 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% थी, जबकि इसी महीने यूएसए में ये रेट 3.5% रही। चिंता का विषय ये भी है कि अवेलेबल डेटा यहाँ तक कहता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लो वेजेस के चलते अब इंडियन यूथ ने काम की तलाश भी बंद कर दी है। वर्ल्ड बैंक के 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 46% था, जबकि इसी दौरान चाइना में यह आंकड़ा 68% और यूएसए में 61% का था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब उस वर्किंग एज पॉपुलेशन से है जो या तो एम्प्लॉयड है या फिर एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट या वर्क सर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के केस में यह आंकड़ा और भी ज्यादा गंभीर चिंता में डालने वाला है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार 2021 में भारत में फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट केवल 19% थी, जबकि यही 2005 में 26% हुआ करती थी। यानी समय के साथ वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा कम हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अक्टूबर का डेटा ये भी शो करता है कि अक्टूबर 2022 में वर्किंग एज विमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन महज 10% था, जबकि इसी बीच चाइना में ये पार्टिसिपेशन 69% का दर्ज किया गया था। अगर हम रिसेंट जेंडर गैप इंडेक्स पर भी गौर करें तो हम पाएंगे कि इसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के डायमेंशन में इंडिया 143rd रैंक पर है और इस लिस्ट में बस ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही उसके पीछे खड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम अपनी आधी आबादी को ही आगे नहीं ला पा रहे हैं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 2020 में रिलीज हुई मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को अपने न्यूली ज्वाइनिंग वर्कफोर्स को गेनफुली एब्जॉर्व करने के लिए 2030 तक 90 मिलियन न्यू नॉन फार्म जॉब्स को क्रिएट करने की जरूरत है। वहीं अगर हम टाइम मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट की माने तो चूंकि इंडिया की लगभग आधी जनसंख्या 25 साल की उम्र से कम की है, इसलिए इंडिया अपनी पॉपुलेशन का पीक 2065 तक हिट नहीं करेगा। यानी अगर भारत की करंट यूथफुल पॉपुलेशन 1 या 2 चिल्ड्रन पर कपल पर भी स्टिक रहती है तो भी पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से भारत का पॉपुलेशन साइज बढ़ता जाएगा। ऐसे में भारत की बढ़ती जनसंख्या एक डेमोग्राफिक डिजास्टर का भी रूप ले सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई भारत एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा है जिसका रियलाइजेशन शायद बहुत कम लोगों को है। दोस्तों, आपने अपने पेरेंट्स से सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि समझदारी इसी में है कि आप अपनी वर्किंग एज में ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें ताकि ओल्ड एज में जब आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या इनकम ना अर्न कर पाएँ तो भी आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक उसी तरह एक कंट्री की इकोनॉमी भी मोस्टली यूथ ड्रिवन होती है। यंगर पॉपुलेशन जो रिसोर्सेज अर्न या क्रिएट करते हैं वही एक कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाता है। ऐसे में यदि आज इंडिया के पास उसकी यंग पॉपुलेशन है तो भारत को चाहिए कि वो इसे एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करके इकोनॉमी को डेवलप कर ले, तभी ये यंग पॉपुलेशन भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करेगी। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले डिकेड्स में यही यंगर पॉपुलेशन एक ओल्डर पॉपुलेशन का बर्डन बनकर रह जाएगी। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 1950 में इंडिया की मीडियन एज 21 ईयर्स थी। वहीं लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से उस समय महज 5% पॉपुलेशन ही 60% के एज ग्रुप में आती थी। लेकिन आज भारत की मीडियन एज 28.4 ईयर्स है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ सर्विसेज बेटर हो जाने की वजह से 2016 में इंडिया की 10% पॉपुलेशन यानी 116 मिलियन लोग 60 ईयर्स की एज से ज़्यादा रजिस्टर किए गए थे, जो 2050 तक बढ़कर 19% हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भारत में केरला और तमिलनाडु जैसे सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट लेवल
आज से लगभग 2 डिकेड्स पहले ही अचीव कर लिया था। यानी आने वाले समय में यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन का प्रपोर्शन तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने से पहले अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर ले, ताकि आने वाले समय में ओल्डर पॉपुलेशन के बर्डन को गवर्नमेंट रिसोर्सेज से सपोर्ट किया जा सके। इसी सिलसिले में दिसंबर 2021 में हार्वर्ड स्कूल के इकोनॉमिस्ट द्वारा पब्लिश्ड एक पेपर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया से ये बात सामने आई कि किसी अन्य कंट्री की तरह ही इंडियन पॉपुलेशन की एजिंग भी इनविटेबल है। लेकिन इसके बाद भी करंट सिनेरियो में ओल्डर पॉपुलेशन के एक्सपैंडिंग और इवॉल्विंग नीड्स को देखते हुए इंडियन हेल्थ एंड सपोर्ट सिस्टम एक्सट्रीमली इल प्रिपेयर्ड है, जिसे बदलने के लिए आज से ही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और अडेप्टेशन की ज़रूरत है। तभी इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन द्वारा आने वाले 2 से 3 डिकेड्स में इसके बेनिफिट्स उठाए जा सकेंगे। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मैग्नीट्यूड के गेनफुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए इंडिया की जीडीपी को आने वाले 1 डिकेड में कम से कम 8 से 8.5% एनुअल ग्रो करना होगा। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकें, ताकि पॉपुलेशन और जॉब्स के बीच इस फासले को कम या खत्म किया जा सके। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रोड लर्निंग पर बेस्ड है। इसके चलते अक्सर हमारा यूथ मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं ले पाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें केवल 4 में से 1 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, 5 में से 1 इंजीनियर्स और 10 में से 1 ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद यदि आपके देश का युवा बेरोजगार है, इसका मतलब है आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई खामी है जिसे दूर करे जाने की आवश्यकता है। ऐसे में सबसे पहले हमें जल्द से जल्द अपनी एजुकेशन पॉलिसी को मार्केट सेंट्रिक करने की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से रिलीज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन पेपर काफी हद तक इस टारगेट को अचीव करती नजर आ रही है, लेकिन सरकार को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि भारत में हालात बदल सके। यही नहीं, इंडिया को अपनी पीछे छूटती आधी आबादी यानी विमेन को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना महिलाओं के इस इम्बैलेंस इक्विलिब्रियम को बैलेंस नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया को और भी ज्यादा नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि वो अपने फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव कर सके। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके सेकेंडरी सेक्टर में गेनफुल जॉब्स की कमी की वजह से ही इंडियन वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर रुख करने के लिए मजबूर है। यही कारण है कि 2022 में रिलीज नीति आयोग के एक डिस्कशन पेपर से हमें पता चलता है कि भारत की 45% से ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ऐसे में सरकार को इस सेक्टर की मोबिलिटी को भी इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल करना होगा। वहीं भारत जैसे जियोग्राफिकली और कल्चरली डाइवर्स देश में आज भी कुछ सेक्टर्स ही इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स की तरह डेवलप हो पाए हैं, जिसके चलते हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बड़ा रीजनल इम्बैलेंस है। यही कारण है कि अगर हम CMIE के दिसंबर 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां एक और कर्नाटक और गुजरात में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2.5% के आसपास है, वहीं हरियाणा में ये 37.5% और राजस्थान में 28.5% है। ऐसे में अगर भारत को अपने यूथ के लिए और ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने हैं तो हमें इस रीजनल इम्बैलेंस को भी दूर करना होगा। साथ ही इसके लिए अनटैप्ड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी रोजगार के नए अवसर तलाशे जाने की ज़रूरत है। यही नहीं, और अधिक जॉब्स क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी इंटरवेंशन से अर्बन डेवलपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के क्रिएशन से अलाइन करने की भी ज़रूरत है, जिससे टाउन और सिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उसके नज़दीक ही साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स या क्लस्टर्स भी डेवलप हो सके। साथ ही गवर्नमेंट को फ्रीबीज या कंजम्पशन सपोर्ट जैसे लोन वेवर्स, सब्सिडीज इत्यादि पर किए जा रहे खर्चों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक गुड्स जैसे डैम्स, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा के क्रिएशन की ओर मोड़ने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पब्लिक गुड्स पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि इससे न केवल करंट वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन और स्किलिंग इंप्रूव होती है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने से साधन भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे में पब्लिक गुड्स के डेवलपमेंट से मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी सरकार सही दिशा में कदम उठाते हुए अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज के थ्रू देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है, ताकि हमारे देश को और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, जो अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन का सबसे आसान तरीका है। साथ ही इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एप्पल जैसे दूसरे इंटरनेशनल जायंट्स को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश में लगा हुआ है।
यही नहीं, देश के राइजिंग स्टार्टअप कल्चर और गिग बेस्ड इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए भी सरकार की ओर से एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, न्यूली फॉर्म्ड लेबर कोड्स, क्विकर लोन अप्रूवल्स इत्यादि। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन और जॉब्स के बीच एक सामंजस्य बिठाने के लिए सरकार को एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेने की आवश्यकता है। एक ऐसी अप्रोच जो इन्वेस्टमेंट की पहली पेनी से ड्रिवन हो। एक ऐसी अप्रोच जो ये इंश्योर करे कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल सके। दोस्तों, आज भारत जिस क्रूशल मोड़ पर खड़ा है, उस पर हमें ये समझना होगा कि यहीं से भारत जो दिशा निर्धारित करेगा वही उसके आने वाले कल की दशा का भी निर्धारण कर देगा। और इसी सोच के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, दो इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज intensified recently. Discuss the reasons and issues of unemployment and suggest measures to address it. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।